ज़्यादातर ट्रेडर्स लॉसेस करते हैं क्योंकि वो रैंडम सेटअप्स लेते हैं, ये सोचकर कि जितने ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे उतना ज़्यादा पैसा बनेगा। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं कैसे नॉइज़ को फ़िल्टर आउट करता हूँ और सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स पर ही फोकस करता हूँ, जिनसे वाकई में मैं पैसा बनाता हूँ। इस वीडियो में मैं तुम्हें पूरा ब्रेकडाउन दूंगा कि मैं ऐसे ट्रेड्स को कैसे पहचानता हूँ, क्या देखता हूँ, किसे अवॉइड करता हूँ, और सबसे ज़रूरी, कैसे ये कन्फर्म करता हूँ कि मैं सिर्फ बेस्ट एरियाज़ में एंट्री लूँ। अब सुनो मेरे भाई, अगर तुम अब भी 2025 में बेसिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स को ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हो, तो तुम पैसा गंवाने के लायक ही हो, क्योंकि मार्केट को तुम्हारी बेवकूफ़ी वाली लाइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें वहाँ ट्रेड करना चाहिए जहाँ स्मार्ट मनी ऑपरेट करती है, क्योंकि असली पैसा वहीं होता है। इसका मतलब है कि तुम्हें प्राइस मूवमेंट के पीछे की रियल स्ट्रक्चर को समझना होगा और ये जानना होगा कि प्राइस उस तरीके से क्यों मूव करता है जैसा वो करता है। जब बात आती है हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को आइडेंटिफाई करने की, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर सप्लाई और डिमांड जोन इक्वल नहीं होते। सिर्फ इसलिए कि मैं किसी चार्ट में यहाँ यहाँ और यहाँ सप्लाई जोन्स आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मैं हर एक जोन को ट्रेड करने वाला हूँ। जैसा कि चार्ट्स में साफ दिख रहा है, ये सभी वैलिड सप्लाई जोन्स थे, फिर भी प्राइस ने उन्हें ब्लास्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये लो प्रोबेबिलिटी जोन्स थे। मतलब अगर तुमने सप्लाई जोन के एज से सेल करने की कोशिश की होती, तो बार बार स्टॉप आउट हो जाते। बहुत से ट्रेडर्स बस ब्लाइंडली सप्लाई और डिमांड जोन्स, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क कर लेते हैं और फिर सोचते हैं कि उनके जोन्स क्यों फेल हो रहे हैं। वजह यह है कि वो लो प्रोबेबिलिटी जोन्स पर ट्रेड कर रहे होते हैं। अब सुनो, यहाँ मैं अपना क्वालिफिकेशन सिस्टम बताने वाला हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ वीक पॉइंट्स ऑफ इंटरेस्ट को फिल्टर करने के लिए, ताकि मैं सिर्फ उन लेवल्स पर फोकस कर सकूँ जो सच में मैटर करते हैं। सबसे पहला सवाल जो तुम्हें खुद से पूछना है, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्रो ट्रेंड है या काउंटर ट्रेंड? मतलब तुम्हें यह देखना है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हायर टाइम फ्रेम की ट्रेंड डायरेक्शन के साथ अलाइंड है या नहीं। मान लो प्राइस अभी अप जा रहा है, ठीक ऐसे, तो हम यहाँ एक डिमांड जोन ड्रॉ कर सकते हैं और यहाँ एक सप्लाई जोन। अब सोचो, इन दोनों में से कौन सा जोन ज़्यादा काम करेगा? सीधी सी बात है, डिमांड जोन, क्योंकि बायर्स मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। जब बायर्स कंट्रोल में होते हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग होता है। इस केस में अगर तुम इस सप्लाई जोन से सेल करने की सोचोगे, तो वो शायद ही काम करेगा, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ऑर्डर फ्लो बुलिश है। तो प्राइस उस जोन को ईजिली तोड़कर ऊपर चला जाएगा। इस सिनारियो के हिसाब से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस नीचे इस डिमांड जोन तक पुल बैक करेगा, वहां से नया हायर लो बनाएगा, बाकी बाय ऑर्डर्स को फिल करेगा और फिर से ऊपर चला जाएगा। इसलिए ये डिमांड जोन काम करेगा क्योंकि ये प्रो ट्रेंड है। वहीं दूसरी तरफ ये सप्लाई जोन काउंटर ट्रेंड है, इसलिए ये फेल कर जाएगा, क्योंकि बुलिश ऑर्डर फ्लो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस वक्त। तो प्लीज़, भगवान के लिए, ऐसे सप्लाई जोन से शॉर्ट करने की कोशिश मत करो जहां क्लियर बाइंग प्रेशर चल रहा हो, क्योंकि ये काउंटर ट्रेंड है। अगर तुम्हें इन्हीं सप्लाई जोन से सेल करना है, तो पहले एक्स्ट्रा कन्फर्मेशन का वेट करो, कुछ ऐसा जो तुम्हें बताए कि स्ट्रक्चर बेरिश में शिफ्ट हो रहा है। तभी वहां से एक सेल सेटअप लिया जा सकता है, वरना ये ट्रेड्स एक्सट्रीमली लो प्रोबेबिलिटी होते हैं। अब आओ मैं तुम्हें चार्ट पर एक क्विक एग्जाम्पल दिखाता हूं, ताकि तुम असल में समझ सको कि मैं कहना क्या चाहता हूं। इस केस में हमें एक बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिला है अपसाइड की तरफ, और हमें पता है कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद प्राइस पुल बैक करेगा। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस वापस इस प्रीवियस डिमांड जोन तक पुल बैक करेगा जो यहाँ है। इससे पहले कि ये एक्चुअली हो, अगर हम चार्ट रिप्ले करके नीचे आते हैं, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये डिमांड जोन काम करेगा, क्योंकि प्राइस अभी भी बुलिश ऑर्डर फ्लो में है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि एक नया हायर लो बनेगा और प्राइस एक और हायर लो प्रिंट करके अप ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा। लेकिन ये तब तक था जब तक प्राइस ने स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ नहीं दिया। जैसे ही प्राइस ने स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ा, हमें पता चल गया कि मार्केट में एक शिफ्ट हुआ है और इसने कंफर्म कर दिया कि स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। यहीं पर सप्लाई डिमांड पर कंट्रोल ले सकता है। सेलर्स ने सप्लाई को ओवर पावर कर लिया है, तो यहाँ ट्रेंड बुलिश से बेरिश में शिफ्ट हो चुका है। अब ये डिमांड जोन्स बेहद लो प्रोबेबिलिटी हो जाते हैं। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सप्लाई जोन्स काम करेंगे। इस सिनारियो में हम इस सप्लाई जोन को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यही वो सबसे रीसेंट सप्लाई जोन है जिसने मार्केट शिफ्ट को लीड किया। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इस सप्लाई जोन तक आएगा, रिमेनिंग सेल ऑर्डर्स को फिल करेगा और फिर से डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो। इस केस में अब ये सप्लाई जोन प्रो ट्रेंड बन चुका है, क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रेंड अब बेरिश है और ये सप्लाई जोन मार्केट के बेरिश मोमेंटम के साथ अलाइंड है। अब बात करें इस डिमांड जोन की, तो ये लो प्रोबेबिलिटी बन जाता है, क्योंकि ये अब हायर टाइम फ्रेम ट्रेंड डायरेक्शन के खिलाफ ट्रेड कर रहा है। इस केस में अब सप्लाई मार्केट को कंट्रोल कर रहा है।
हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस इन सारे सप्लाई जोन्स पर रिएक्ट करेगा। ये सारे सप्लाई जोन्स हाई प्रोबेबिलिटी जोन्स हैं क्योंकि ये प्रो ट्रेंड है, जबकि ये डिमांड जोन्स जो यहाँ दिख रहे हैं हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये फेल करेंगे क्योंकि ये फिलहाल काउंटर ट्रेंड है। तो ये है पहला क्राइटेरिया, सिर्फ ये समझकर कि मार्केट को कंट्रोल कौन कर रहा है आप कई सारे लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स से बच सकते हो, जैसे कि यहाँ डिमांड जोन से बाय लेने की कोशिश करना जबकि ट्रेंड साफ तौर पर बेरिश है। अब दूसरा कॉन्फ्लुएंस है, क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ने बाकी जोन्स को फेल करवाया। इसका मतलब समझो, मान लो प्राइस ऊपर की तरफ गया और यहाँ एक डिमांड जोन बना। अब प्राइस नीचे आया और इस डिमांड जोन से रिएक्ट किया। अगर इस डिमांड जोन ने अपना काम किया होता तो प्राइस यहाँ के रिमेनिंग बाय ऑर्डर्स को फिल करता और फिर ऊपर जाकर इस हाई को भी तोड़ देता, जिससे हायर हाइज और हायर लोज का बुलिश मार्केट स्ट्रक्चर बना रहता। लेकिन अगर प्राइस एक फेल्ड रिएक्शन बनाता है, मतलब डिमांड ने कोशिश तो की, मार्केट में स्टेप इन किया, लेकिन उतनी डिमांड नहीं थी कि प्राइस इस स्विंग हाई को तोड़ सके और बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ला सके। इसके बजाय प्राइस वापस नीचे आया और इस स्विंग लो को तोड़ दिया। इसे हम कहते हैं फेल्ड रिएक्शन, जो बताता है कि सप्लाई ने डिमांड को ओवरपावर कर दिया है। सेलर्स ने बायर्स को हरा दिया है क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर डिमांड कमजोर थी। इसका मतलब है कि प्राइस अब सेलर्स के कंट्रोल में है। इस लॉजिक को समझना जरूरी है क्योंकि इस डिमांड जोन के फेल होने का मतलब है कि इस जोन के सारे बाय ऑर्डर्स अब्जॉर्ब हो चुके हैं और मार्केट बेरिश हो गया है। इस वजह से हम इस सप्लाई जोन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जो अब हमारा फ्लिप जोन बन जाता है, क्योंकि इसी जोन ने डिमांड जोन को फेल करवाया, इसे फ्लिप करा दिया। अब चलो कुछ रियल चार्ट एग्जाम्पल्स पर देखते हैं। इस केस में हमारे पास एक डिमांड जोन है क्योंकि इसने बुलिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को लीड किया और अब प्राइस वापस इस डिमांड जोन की तरफ पुल बैक कर रहा है। तो हमें पता है कि अगर ये डिमांड जोन अपना काम करता तो प्राइस सिंपली ऊपर जाता और इस हाई को भी तोड़ देता। सही है, लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होता है। इसके बजाय कि प्राइस इस हाई को तोड़े, वो एक्चुअली नीचे आ गया और इस स्विंग लो को तोड़ दिया जो हमने यहाँ मार्क किया था। जब ऐसा होता है तो हमें फिर से पता चलता है कि सप्लाई ने डिमांड को ओवरपावर कर दिया है और हमारे पास यहाँ एक फेल्ड रिएक्शन है। अब आप अपना फ्लिप जोन आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये जो जोन है यही हमारा फ्लिप जोन है, क्योंकि यही वो सप्लाई जोन है जिसने मेजर डिमांड जोन को फेल किया। तो गेस व्हाट, ये बन जाता है एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया जहां हम सेल सेटअप देख सकते हैं, क्योंकि ये हमें दिखाता है कि सेलर्स के पास इतनी ताकत थी कि उन्होंने पहले के बायर्स को मार्केट से बाहर कर दिया, जिससे अगली बार भी रिएक्शन आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगली बार जब प्राइस वापस आए और इस सप्लाई फ्लिप जोन को मिटिगेट करे, मैं वहां सेल लेना चाहूंगा, जैसे कि यहीं कहीं पर। बूम, सेल में एंट्री लो। देखो प्राइस नीचे की तरफ मूव कर गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रांग फ्लिप जोन है। ये वही जोन है जिसने पहले वाले डिमांड जोन को फेल कराया था। अब अगला क्राइटेरिया है, क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ने लिक्विडिटी स्वीप किया है। याद है मैंने बार बार कहा है कि स्मार्ट मनी बिना लिक्विडिटी ग्रैब किए मूव नहीं करता। उसे एक बड़ी ब्रेकआउट मूवमेंट करने से पहले लिक्विडिटी की जरूरत होती है, चाहे वो अपसाइड हो या डाउनसाइड। तो अब इन दो जोन्स को कंपेयर करो। ये एक ऑर्डिनरी डिमांड जोन ही है और ये दूसरा डिमांड जोन ही है जिसने इस स्विंग लो से लिक्विडिटी स्वीप की है। अब बताओ कौन सा जोन ज्यादा चांस रखता है काम करने का, विकल्प ए या विकल्प बी। ऑब्वियसली ऑप्शन बी, क्योंकि ये एक इंस्टीट्यूशनल जोन है। यहाँ स्मार्ट मनी नीचे आया, सारी अवेलेबल लिक्विडिटी को स्वीप किया, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर किए और फिर प्राइस को अपसाइड में मूव कराया। तो हमें पता है कि यही वो जोन है जहां इंस्टीट्यूशंस ने आखिरी बार एंट्री ली थी, और इसका मतलब है कि अभी भी इस जोन के अंदर कुछ बाय ऑर्डर्स बचे हुए हैं। इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस वापस इसी जोन में आएगा जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, और फिर हम एक बड़ा मूव पकड़ने की कोशिश करेंगे। फिर से समझो, मार्केट एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साइकिल्स में मूव करता है। अगर प्राइस उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक पहुंचता है जिसने लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, तो प्राइस उस जोन को सीधा ब्लास्ट कर सकता है। ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट अक्सर फेल हो जाता है क्योंकि जो लिक्विडिटी चाहिए थी वो इस स्विंग लो के नीचे ही मौजूद है। तो प्राइस को पहले लिक्विडिटी ग्रैब करनी होगी, तभी स्ट्रांग मूव आ सकता है। और यही रीजन है कि आप में से बहुत से लोग बार बार स्टॉप आउट हो जाते हो। आप लोग सीधे डिमांड जोन पर एंट्री ले लेते हो, एक्सपेक्टिंग कि जोन काम करेगा, जबकि रियलिटी में लिक्विडिटी स्वीप हुई ही नहीं होती। फिर प्राइस नीचे आता है और पहले लिक्विडिटी ग्रैब करता है, उसके बाद रियल मूव होता है। अब इस केस में हमारे पास क्या है, यहाँ हमारे पास एक स्विंग लो है, मतलब प्राइस ऊपर गया, फिर पुल बैक लिया और फिर से ऊपर गया। जब ऐसा होता है तो हमें पता होता है कि इस स्विंग लो के नीचे लिक्विडिटी मौजूद है, क्योंकि जितने भी रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ बाई किया होगा उन्होंने अपना स्टॉप लॉस इसी स्विंग लो के नीचे रखा होगा। और क्योंकि वो अपना स्टॉप लॉस इस स्विंग लो के नीचे रखेंगे, अगर वो स्टॉप आउट हो जाते हैं तो उनके बाय ऑर्डर्स कन्वर्ट हो जाते हैं सेल ऑर्डर्स में, जो स्मार्ट मनी को इनफ लिक्विडिटी दे देते हैं ताकि प्राइस अपसाइड की तरफ मूव कर सके।
तो उस केस में बाद में प्राइस नीचे आता है और इस लो के नीचे जो लिक्विडिटी थी उसे स्वीप करता है। जब ऐसा होता है, आप अपनी लिक्विडिटी लाइन को कुछ इस तरह मार्क कर सकते हो और हमें पता है कि ये बन जाता है एक स्वीप जोन। ये एक डिमांड जोन है जिसने लिक्विडिटी को स्वीप किया है। ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन की तरह है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस वापस इस जोन में आएगा, बचे हुए बाय ऑर्डर्स को फिल करेगा और फिर अगला मूव होगा। तो इस केस में मैं वेट करूंगा कि प्राइस उस जोन को मिटिगेट करे। जैसे ही प्राइस जोन को टच करता है, देखो क्या होता है। बूम, मार्केट में डिमांड एंटर करती है और प्राइस को ऊपर पुश कर देती है। तो इस केस में ये ऑब्वियसली एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है, क्योंकि इसने लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर मार्केट में डिमांड आ गई और प्राइस को ऊपर ले गई। अब क्योंकि इस जोन का इस्तेमाल हो चुका है, ये पहले ही मिटिगेट हो चुका है, तो चलो अब एक नया फ्रेश जोन मार्क करते हैं। इस केस में हमारे पास एक और डिमांड जोन है यहाँ पर। अब देखते हैं क्या ये जोन होल्ड करता है या नहीं। ठीक है, बाद में प्राइस नीचे आता है। ओह, मैं एक रिटेल ट्रेडर हूँ, मैं यहाँ बाय करूँगा। हाँ हाँ, प्राइस अब ऊपर जाएगा, प्लीज़ 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 ऊपर जाओ। बूम, मैं स्टॉप आउट हो गया। क्यों? क्योंकि तुम खुद लिक्विडिटी बन गए दोस्त। अब सुनो मेरे भाई, या तो तुम लिक्विडिटी स्वीप का इंतजार करो या तुम उसके शिकार बनो। इस केस में क्या हुआ, ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी डिमांड जोन था, क्योंकि इस जोन ने कोई भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं की थी। इसलिए अवेलेबल लिक्विडिटी बस इसी डिमांड जोन के नीचे है, इस नए स्विंग लो के नीचे। यहीं पर स्मार्ट मनी आया, सारी लिक्विडिटी स्वीप की और फिर प्राइस को ऊपर पुश किया इस शार्प वी शेप रिएक्शन के साथ, जो क्लियरली दिखाता है कि स्मार्ट मनी ने मार्केट में एंट्री ली है। तो याद रखो, एक सच्चा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हमेशा किसी फॉर्म की लिक्विडिटी स्वीप के बाद ही आता है, उससे पहले नहीं। अगला कॉन्फ्लुएंस है प्रीमियम और डिस्काउंट से जुड़ा हुआ। तो आपको खुद से पूछना है, क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सही जगह पर प्राइस्ड है? सही प्राइस्ड मतलब क्या? मतलब आइडियली मैं चाहता हूं कि कोई सप्लाई जोन प्रीमियम प्राइसिंग में हो और डिमांड जोन डिस्काउंट प्राइसिंग में। तो इस केस में प्राइस ने डाउनसाइड की तरफ स्ट्रक्चर ब्रेक किया। हमने आइडेंटिफाई किया कि ये है स्विंग हाई और ये स्विंग लो, हो सकता है जहां से पुल बैक शुरू हुआ। अब हम अपने प्रीमियम और डिस्काउंट टूल को यूज करेंगे कुछ इस तरह। बहुत ही सिंपल है। अब हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस वापस पुल बैक करे ऐसे सप्लाई जोन में जो प्रीमियम प्राइसिंग के अंदर हो। इसका मतलब जो सप्लाई जोन यहां पर है, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये शायद फेल हो जाए, क्योंकि अभी प्राइस डिस्काउंट प्राइसिंग में है, मतलब अभी भी चीप है। इसका मतलब है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारी डिमांड मौजूद है, बहुत सारे बायर्स इस पुलबैक को ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस केस में हमें तब तक सेल के लिए नहीं देखना चाहिए जब तक प्राइस 50% लेवल यानी इक्विलिब्रियम के ऊपर नहीं चला जाता और फिर इन सप्लाई जोन्स में से किसी एक तक नहीं आता जो प्रीमियम प्राइसिंग में हो। अगर तुमको भरोसा नहीं है तो खुद देखो प्राइस क्या करता है। प्राइस आता है इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पर जो डिस्काउंट प्राइसिंग में है और सीधा उसे ब्लास्ट कर देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल ऑर्डर फ्लो अभी भी बुलिश है। हम अभी भी इस पुलबैक को डीपन करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि स्विंग स्ट्रक्चर में एक नया लोअर हाई बन सके। इस केस में प्राइस ऊपर आता है उस अगले सप्लाई जोन तक जो प्रीमियम प्राइसिंग के अंदर है और देखो फिर क्या होता है। प्राइस नीचे की तरफ चलता है और स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है डाउनसाइड में, क्योंकि ये बस एक सप्लाई जोन है जो प्रीमियम प्राइसिंग के अंदर आता है ना? ये वो जगह है जहां सेलर्स मार्केट में एंटर करना चाहते हैं। तो जल्दी से रिकैप करते हैं। अगर कोई डिमांड जोन प्रीमियम प्राइसिंग में है, यानी इस पूरे प्रीमियम डिस्काउंट रेंज के अपर साइड में, तो वो वीक होता है। इसका मतलब है कि आप महंगे लेवल पर बाय कर रहे हो, जो कि लॉजिकल नहीं है। और अगर कोई सप्लाई जोन डिस्काउंट प्राइसिंग में है तो वो भी वीक होता है, क्योंकि आप तब शॉर्ट कर रहे हो जब प्राइस अभी भी सस्ता है। तो अगर प्राइस बुलिश रेंज में है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं बाय करूँ डिस्काउंट प्राइसिंग में। इस केस में आप देख सकते हो कि प्राइस नीचे आया, इस प्रीवियस डिमांड जोन को मिटिगेट किया और फिर अपसाइड की तरफ मूव किया। और फिर जब प्राइस ने बेरिश शिफ्ट करना शुरू किया, तो वहीं हम एंटर करना चाहते हैं सेल के लिए उन सप्लाई जोन्स पर जो प्रीमियम प्राइसिंग में आते हैं। यही चीज़ हमें हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स देती है। अब अगली चीज़ जो आपको खुद से पूछनी चाहिए, क्या आपका पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट किसी सप्लाई और डिमांड चेन का हिस्सा है? इसका मतलब क्या है? मान लो प्राइस ऊपर गया, फिर पुल बैक हुआ और एक डिमांड जोन बना। अब मान लो प्राइस वापस नीचे आता है, उस डिमांड जोन को मिटिगेट करता है, फिर ऊपर जाता है और स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है और एक और डिमांड जोन बनता है। फिर प्राइस फिर से नीचे आता है, उस डिमांड जोन को भी मिटिगेट करता है और फिर एक और नया डिमांड जोन बनाता है। तो इस केस में आप देख सकते हो कि ये लिटरली एक चेन रिएक्शन का हिस्सा है, जहां प्राइस बार बार पिछले डिमांड जोन को मिटिगेट कर रहा है। इसका मतलब ये जोन्स एक बड़े ऑर्डर फ्लो से जुड़े हुए हैं। जब ऐसा होता है तो अगली बार जब प्राइस उस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट तक आता है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि वो जोन काम करेगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड चेन का हिस्सा है। और बेरिश सिनारियो में
मैं एक सप्लाई चेन देखना चाहता हूँ जहाँ प्राइस बार बार पुराने सप्लाई जोन्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगला सप्लाई जोन भी काम करेगा। लेकिन अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट है, यानी अकेला खड़ा है, उसके आसपास कोई लिक्विडिटी नहीं है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जोन फेल करेगा। प्राइस बस उसे ब्लास्ट कर देगा क्योंकि उसके पीछे कोई स्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं है और वो अवेलेबल लिक्विडिटी को स्वीप करके नीचे को मूव करेगा। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, यहाँ पर एक डिमांड जोन था, फिर प्राइस ने उस जोन को मिटिगेट किया, बचे हुए बाय ऑर्डर्स को फिल किया और ऊपर मूव कर गया। फिर हमें यहाँ एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिलता है अपसाइड की तरफ। और अगला डिमांड जोन कौन सा होगा? यही बनता है नया डिमांड जोन। फिर प्राइस फिर से नीचे आता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद और इस डिमांड जोन को मिटिगेट करता है और फिर ऊपर मूव करता है। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये एक चेन रिएक्शन का हिस्सा है। फिर आप देख सकते हो कि एक और डिमांड जोन यहाँ है और अभी हम स्ट्रक्चर को ब्रेक करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि ये एक डिमांड चेन है, आइडियली मैं वेट कर रहा हूँ कि प्राइस इस प्रीवियस डिमांड जोन तक पुल बैक करे और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये जोन काम करेगा। यही वो जगह है जहां मैं बाई के लिए एंट्री कर सकता हूँ जोन के एज पर और मे बी 1:3 टारगेट कर सकता हूँ। अब देखो ये कैसे काम करता है। बस पेशेंटली वेट करो, प्राइस जोन को मिटिगेट करता है और फिर सीधे अपसाइड की तरफ मूव करता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक सिंपल चेन रिएक्शन का हिस्सा है, एक तरह से बटरफ्लाई इफेक्ट जैसा। तो जैसा कि मैंने कहा, ज्यादातर ट्रेडर्स फेल इसलिए करते हैं क्योंकि वो चार्ट्स पर रैंडम लेवल्स, रैंडम सप्लाई और डिमांड जोन्स मार्क कर देते हैं बिना ये समझे कि कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट सच में स्ट्रांग है। अगर आप ये सारे फिल्टर अप्लाई करना शुरू कर दो एंट्री से पहले, तो आप बहुत सारे लो क्वालिटी सेटअप से बच सकते हो। इसका मतलब है कि आप सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स ट्रेड करोगे जिनके काम करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो चलो अब चार्ट्स पर चलते हैं और इन फिल्टर्स को अप्लाई करते हैं। मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल दिखाता हूं कि ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। वैसे ये लिटरली एक रियल एग्जाम्पल है फॉरेक्स ट्रेड का, जो मैंने 2 हफ्ते पहले लिया था, जिससे मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। अब मैं तुम्हें ये पूरा ट्रेड रियल टाइम में ब्रेक डाउन करके दिखाता हूँ यूजिंग वही एग्जैक्ट फिल्टर्स जो मैंने अभी तुम्हारे साथ शेयर किए हैं। तो इस केस में अगर आप हायर टाइम फ्रेम देखो तो हमें दिखता है कि प्राइस बेरिश था। उसने एक बेरिश ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाया ठीक इसी तरह और फिर नीचे की तरफ मूव किया और फिर अभी के मोमेंट में हम देख रहे हैं कि प्राइस पोटेंशियली पुल बैक कर रहा है ना? तो हमें कैसे पता चला कि प्राइस ने पुल बैक करना शुरू कर दिया है? क्योंकि इसने यहाँ पर जो लास्ट इंटरनल लोअर हाई था उसे तोड़ दिया, जिससे हमें एक मार्केट शिफ्ट मिला और ये कंफर्म करता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर अब बुलिश हो रहा है ताकि डेली टाइम फ्रेम पर पुलबैक को फैसिलिटेट किया जा सके। तो एक डे ट्रेडर के तौर पर मैं सेल करने वाला नहीं हूं जब तक कि प्राइस इन सप्लाई जोन्स तक वापस ना आ जाए जो यहाँ है, तभी मैं किसी सेटअप की तलाश कर सकता हूं। मतलब ये कि अगर मैं डे ट्रेडर हूं तो मैं इस ट्रेंड को अभी भी ट्रेड कर सकता हूं, इस बुलिश स्ट्रक्चर को। और यही मैंने किया। तो इस केस में क्योंकि हमें मार्केट शिफ्ट मिला, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि 1 आवर और 4 आवर स्ट्रक्चर बुलिश है ना? तो आइडियली मैं अभी भी लॉन्ग पोजीशन के लिए देखना चाहता हूं। मतलब मुझे ऐसे डिमांड जोन्स आइडेंटिफाई करने हैं जहां मैं एक्चुअली ट्रेड में एंटर कर सकूं। फिर मैंने देखा कि प्राइस इस सप्लाई जोन को मिटिगेट कर रहा है जो यहां है, और वहीं कुछ सेल ऑर्डर्स मार्केट में आए और प्राइस ने इंटरनल स्ट्रक्चर पर पुल बैक करना शुरू कर दिया। तो मैंने वेट किया कि प्राइस वापस पुल बैक करे इस डिमांड जोन तक, क्योंकि याद रखो अभी के मोमेंट में हम बुलिश हैं। तो हमें पता है कि अगर प्राइस यहाँ पर बेरिश शिफ्ट करता है तो वो सिर्फ इसलिए है ताकि वो इस लास्ट डिमांड जोन तक पुल बैक कर सके और फिर प्राइस और ऊपर जा सके। और क्योंकि ये डिमांड जोन यहाँ पर किसी भी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करता, इस केस में ये डिमांड जोन फेल हो गया मोस्ट लाइकली, क्योंकि ये किसी डिमांड चेन का हिस्सा नहीं था। मतलब ये बस एक आइसोलेटेड डिमांड जोन था, अकेला बना हुआ जोन। तो प्राइस नीचे आया, इस लो के नीचे लिक्विडिटी को स्वीप किया और फिर अपसाइड की तरफ मूव किया। तो एक डे ट्रेडर के तौर पर मैं बाय में एंटर करना चाह रहा हूं, है ना? मतलब मैं तभी बाय के लिए एंटर कर सकता हूं जब मुझे कोई कंफर्मेशन मिले जो ये बताए कि ये पुल बैक अब खत्म हो चुका है। तो अब मुझे कंफर्मेशन कैसे मिलेगा? मैं वेट करना चाहता हूं 15 मिनट के इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है, ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है उसके बुलिश में शिफ्ट होने का। तो मैंने वेट किया कि प्राइस इस लास्ट लोअर हाई को टेक आउट करे, और ये रहा वो लोअर हाई। मैंने वेट किया कि प्राइस इस लेवल को तोड़े ताकि मुझे मार्केट शिफ्ट मिले जो कंफर्म करे कि स्ट्रक्चर अब अपसाइड में शिफ्ट हो चुका है। और जैसे ही प्राइस ने यहाँ बुलिश शिफ्ट किया, इस मार्केट शिफ्ट के बाद मैंने इस जोन के एज पर अपना अलर्ट लगा दिया। अब ये एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। आओ अब मैं समझाता हूँ क्यों, वो भी उन्हीं फिल्टर्स का यूज करके जो मैंने अभी तुम्हारे साथ शेयर किए थे। सबसे पहले चलो आइडेंटिफाई करते हैं वो सारे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जिन्होंने इस मार्केट शिफ्ट को लीड किया। हमें दिखता है कि ये हमारा एक्सट्रीम जोन है, यहीं से मार्केट शिफ्ट शुरू हुआ था। और फिर यहाँ एक और जोन है ना? ये तुम्हारा फ्लिप जोन है। अब ये फ्लिप जोन क्यों है? क्योंकि इसने लेफ्ट हैंड साइड वाला जो सप्लाई जोन था
उसे फेल करवा दिया। तुम देख सकते हो प्राइस ने उस सप्लाई जोन से रिएक्ट किया था, लेकिन अगर वो सप्लाई जोन अपना काम करता तो प्राइस को नीचे और गिरना था और इस लो को तोड़ना था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमें एक फेल्ड रिएक्शन मिला जिसने बताया कि डिमांड ने सप्लाई को ओवरपावर कर दिया है। तो क्योंकि इस फ्लिप जोन ने उस सप्लाई जोन को फेल किया, हम इस क्राइटेरिया को टिक कर सकते हैं। और हमने ऑलरेडी एस्टैब्लिश किया है कि ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट प्रो ट्रेंड है, क्योंकि स्ट्रक्चर अब बुलिश है। तो आइडियली हम चाहते हैं कि हम डिमांड जोन्स पर बाय करें, तो ये भी चेक हो गया। अब अगला सवाल है, क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ने लिक्विडिटी स्वीप की है? इस केस में देखो क्या हुआ। प्राइस ऊपर गया, फिर पुल बैक किया, एक स्विंग लो बनाया, थोड़ा कंसोलिडेट किया और फिर नीचे आया और इस स्विंग लो के नीचे की सारी लिक्विडिटी को स्वीप किया, उससे पहले कि प्राइस वापस ऊपर मूव करे। तो हमें यहाँ साफ साफ लिक्विडिटी स्वीप दिख रहा है, जो इस बात को कंफर्म करता है कि ये एक इंस्टीट्यूशनल जोन है। और अगर ध्यान से देखो, प्राइस नीचे आया और इस एक्सट्रीम जोन को भी मिटिगेट किया। मतलब ये जोन अब काम नहीं करेगा, क्योंकि इसने अपना काम पूरा कर लिया। रिमेनिंग बाय ऑर्डर्स को फिल किया और प्राइस ऊपर मूव कर गया। तो अब हम इस जोन को इग्नोर कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक फ्रेश अनमिटिगेटेड हाई प्रोबेबिलिटी जोन बचा है, और वो यही वाला है। तो हम इस जोन को भी एलिमिनेट कर देते हैं, क्योंकि इसने ऑलरेडी लिक्विडिटी स्वीप कर ली है। अब हम पूछते हैं, क्या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेल प्राइस्ड है? तो मैं अपने प्रीमियम डिस्काउंट टूल को स्विंग लो से स्विंग हाई तक ड्रॉ करता हूं, और हमें दिखता है कि ये फ्लिप जोन, जो डिमांड जोन है और जिसने लिक्विडिटी स्वीप की है, वो डिस्काउंट प्राइसिंग में है। मतलब अभी प्राइस सस्ता है और यहां पर बायर्स की भारी डिमांड होगी। तो इस क्राइटेरिया को भी टिक कर सकते हैं। और अब बचता है हमारा आखिरी क्राइटेरिया, क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट डिमांड चेन का हिस्सा है? तो इस केस में ये किसी चेन का हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ, ये एक अच्छा एड ऑन हो सकता है। अगर मिल जाए तो परफेक्ट, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यह है कि तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा कॉन्फ्लुएंसेस हों उतना बेटर है। इस केस में मेरे पास 4 कॉन्फ्लुएंसेस हैं जो ये कंफर्म करते हैं कि ये जोन सच में एक हाई प्रोबेबिलिटी जोन है। तो मैं ट्रेड लूंगा जब प्राइस इस एरिया तक पुल बैक करेगा। ठीक है, तो मैंने जोन के एज पर अलर्ट सेट कर दिया, और जैसे ही प्राइस ने जोन को मिटिगेट किया, वहीं मैंने अपनी एंट्री देखी। मैंने वेट किया कि प्राइस यहां तक पुल बैक करे, और बाद में प्राइस नीचे आया और भी ज़्यादा लिक्विडिटी स्वीप की। यही वो जगह थी जहां मैंने समवेयर यहीं पर एंट्री ली, और फिर मैंने अपना टेक प्रॉफिट इस 15 मिनट के स्विंग हाई पर रखा, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि प्राइस इस हाई को तोड़ देगा, क्योंकि हम अभी बुलिश स्ट्रक्चर में हैं। तो हमें बस यही उम्मीद थी कि प्राइस ऊपर जाएगा और उस स्विंग हाई को टेक आउट करेगा। और जैसा कि आपने देखा, टारगेट हिट हो गया। मैंने अपना स्टॉप लॉस यहीं कहीं पर सेट किया था। अब आप में से कुछ सोच रहे होंगे कि मैंने इस जगह बाई क्यों नहीं किया, बल्कि यहां बाई क्यों किया। तो ये किसी और दिन सिखाऊंगा। अब आप जान चुके हो कि मैं हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स को कैसे फिल्टर करता हूं। लेकिन एक अच्छा जोन पहचानना सिर्फ आधी लड़ाई है। कब एंट्री और एग्जिट करनी है, वही असली फर्क डालता है प्रोफेशनल्स और एमेचर्स ट्रेडर्स के बीच। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एग्जैक्टली ब्रेक डाउन करूं कि मैं अपनी एंट्रीज और एग्जिट्स को कैसे टाइम करता हूं ताकि हाई रिस्क टू रिवॉर्ड ट्रेड्स पकड़ सकूं, तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा। लेकिन तभी जब आप इस वीडियो के नीचे लिखेंगे पार्ट 2। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली है, अभी लाइक बटन दबा दो और सब्सक्राइब भी कर देना। और हमेशा याद रखो, यू आर जस्ट वन ट्रेड अवे।